दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी यही सच है। अब यह कहानी है कानपुर में। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई थी और कंधे पर एक साथ बस्ता लटकाए हुए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। एक साथ स्कूल से छूटे थे सारे बच्चे, तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। स्कूल छूट गया है। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और सुशांत का अभी तक कोई अता पता नहीं, और उसने यही समय दिया था मुझे मिलने का। झुंझलाती सी मैं कमरे से आती हूँ। कोने में रखी मेज़ पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली हुई और कुछ बंद। एक क्षण के लिए मैं उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती रहती हूँ। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा कि मुझे क्या करना है। सब वहीं पर बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही मैं। इससे अच्छा तो कमरे में आकर यहीं पर कोई काम कोई कर लेती मैं, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया, इतना इंतज़ार क्यों करवाया मुझसे। फिर यह कोई आज की ही तो बात नहीं है, रोज़ यही होता रहता है। हमेशा सुशांत अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी ही करके आता है, लेकिन आता ज़रूर है। और एक मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ, जैसे वह पूरे समय से आ धमकेगा। उसके बाद लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं किसी काम में भी अपना मन नहीं लगा पाती, बस उसी का इंतज़ार करती रहती हूँ। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत ज़्यादा अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए। एक मैं हूँ कि यहाँ उसका इंतज़ार करते बैठती हूँ, पर यह बात उसे मैं कैसे समझाऊँ और कब समझेगा वो। मेज़ पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं पढ़ाई में। पर्दे के ज़रा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। बस अभी भी केवल उसी का इंतज़ार है। हर समय यही लगता है कि वह आया और वह आ ही गया। तभी गोयल साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती हुई सी मेरे कमरे में आती है और मुझसे कहती है, आंटी हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने बड़ी रुखाई से उसको जवाब दे दिया। वह भाग जाती है। ये मिसेस गोयल भी ना बड़ी ही चालाक हैं। जब तक देखो अपने बच्चे यहीं पर भेज देती है। यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत भी नहीं देखती, पर बच्ची को जब तक मेरा सिर खाने के लिए यहीं पर भेज देती हैं, कहानी सुनाने के लिए। गोयल साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत मुझसे पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती हैं। अच्छा ही है कि मैंने उसे जवाब दे दिया। ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो मेरे सर पर आकर बैठ जाती अपनी बेटी के साथ, और क्या मैं फिर इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। अपने लिए भी तो समय चाहिए मुझे। खट खट खट, वही परिचित पदध्वनि। तो आ गया सुशांत। मैं बरबसी अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ, जैसे मैं जानबूझकर उसे अवॉइड कर रही हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए सुशांत मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं उसे देखती हूँ और मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती, क्योंकि मैं आज गुस्से में हूँ। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज़ पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज़ हो क्या? बहुत ज़्यादा तो नाराज़ नहीं हो ना? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज़ होकर, और मेरे पास वक्त भी नहीं नाराज़ होने का। रुखाई से मैं उससे जानबूझकर कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है। हर बार का है उसका, और बड़े ही दुलार के साथ टोडी उठाकर कहता है, मुझे बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था। बड़े ही मुश्किल से वहाँ से निकला हूँ। बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पा रहा था। सबको नाराज़ करके आना अच्छा भी नहीं लगता ना। अब तुम बताओ क्या करता मैं? इच्छा होती है कि और कह दूँ, तुम्हें दोस्तों का बड़ा ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही चिंता नहीं है, तो बैठे रहते उन्हीं के साथ।
यहाँ क्यों आ दमके, पर कुछ कह नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। कोई और समय होता तो चुपचाप मैं अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं। मुझे नाराज़ होना ही है। वह मंद मंद मुस्करा रहा है। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं, पर मैं क्या करूं? मैं क्यों माफ़ कर दूं उसे? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर आकर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। उसकी यही आदत मुझे रोज़ गुस्सा दिलाती है और मैं झूठे बहाने से गुस्सा करने लगती हूँ। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर मैं चुपचाप दुनिया भर का लाड प्यार दिखलाएगा तो मैं मान जाऊँगी क्या? वह जानता जो है कि उसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता, इसलिए वही हरकतें करता रहता है। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल एक साथ वहाँ लगा देता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूँ ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद हैं। बस उसके बाद क्या था, उसने नियम ही बना लिया था। हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसी ही आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में अगर फूल ना रहे तो न पढ़ने में मन लगता है और ना ही सोने में। ये फूल जैसे सुशांत की उपस्थिति का लगातार आभास देते रहते हैं। वह मेरे आसपास ही है, मुझे ऐसा ही लगता है उन फूलों को देखकर। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे नीलू के पत्र की याद आ जाती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से ही उसे बताने के लिए आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में न जाने कैसे मैं उसे भूल ही गई। सुनो, नीलू ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का लेटर आ सकता है। हाँ, उसी के शहर में, वहीं पर, और इंटरव्यू का बुलावा कभी भी आ सकता है। मुझे तैयार रहना चाहिए उसके लिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए सुशांत उससे पूछता है और फिर एकाएकी ही वह उछल पड़ता है। यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए ना तो बस क्या कहूँ, मज़ा ही आ जाए। हिना, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। वह उठकर जैसे नाचने लगता है। हम सड़क पर हैं और दोनों साथ साथ चल रहे थे, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई गलत हरकत कर डाली होती, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता में चली जाऊं, उससे दूर, और वहां पर अकेली जाकर रहूं? तभी सुनाई देता है, तुम्हें यह जॉब मिल जाए ना तो सच में मैं भी यहाँ अपने जॉब से इस्तीफ़ा दे दूँ और अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूँ, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज़ की किचकिच से तो मेरा मन ऊब ही गया है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यहाँ। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूँ, पर मन बिल्कुल नहीं हुआ। तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। मैं अकेला वहाँ जाकर आखिर क्या करूँगा जब तुम ही यहाँ रहोगी तो? ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। यह सोचकर मैंने खुद को फिर से रोक लिया था। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी ही सुहावनी हो चली है। मुझे खुद पर अब गर्व हो रहा था। आखिर उसने सोचा केवल मेरे बारे में ही। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ बिल्कुल नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर वहीं बैठ जाते हैं और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता रहता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। बस यही सब चल रहा है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती हूँ और देखती ही रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो मैं बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। न जाने कैसा होगा इंटरव्यू और न जाने क्या क्या सवाल पूछेंगे, पता नहीं और किस किस तरह के सवाल पूछेंगे। मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर एक साथ ज़ोर से हंस पड़ता है। मुझे भी एक ही मूर्ख लगती हो तुम। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो
और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है। क्यों भला, ज़रा बताओगे मुझे? और फिर गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो, आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं, समझी तुम? वहाँ जाकर किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना, फिर ही होगा तुम्हारा काम। ऐसे बैठे बैठे कोई काम नहीं होता बड़े शहरों में। पर कलकत्ता तो मेरे लिए बिल्कुल नई जगह है। वहाँ नीलू को छोड़कर मैं किसी को भी नहीं जानती। अच्छे से जानते तो हो तुम। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। नीलू और उसके पति कोई मदद कर सके तो बात बने। असहाय सी मैं कहती हूँ, और किसी को नहीं जानती क्या? उसने बड़े ही शरारत भरे अंदाज में पूछा, और फिर मेरे चेहरे पर नज़रें गड़ाकर पूछता है, निरंजन भी तो वही है ना? होगा, मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम ही भन्ना कर जवाब देती हूँ, बड़े ही गुस्से में। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वह यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में मुझसे कहता है, और मैं बुरी तरह से भड़क पड़ती हूँ। देखो सुशांत, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे किसी भी तरह का मजाक मत किया करो। मुझे ऐसे बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, और फिर मुझे ये सब बातें भी अच्छी नहीं लगती। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा मूड तो खराब हो ही जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है, और मैं झपट कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? जानते हो ना, इतना छोटा शहर है ये। कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ही कुड़ेगा, और क्या। नहीं, हमें पसंद नहीं है ये बेशर्मी। आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। और सच्ची में मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं हैं, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों न हो। मुझे ऐसी ओछी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर कानपुर जैसी छोटी जगह जहाँ लोग जल्दी ही बातें बनाने लगते हैं। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार मुझे चूम लेता है। यह उसका रोज़ का है। यह भी जैसे उसका एक नियम ही बन गया है। वह चला जाता है और मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ, जब तक कि वह आँखों से ओझल नहीं हो जाता। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर एकदम से लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। ये मेरा रोज़ का नियम है। रात में सोती हूँ तो देर रात तक मेरी आंखें मेज़ पर लगे हुए रजनीगंधा के फूलों को एकटक निहारती रहती हैं, और मैं उन्हें ही देखती रहती हूँ जब तक मेरी आंखें नींद से बोझिल न हो जाएं। जाने क्यों, अक्सर मुझे ये भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं हैं, मानो सुशांत की अनेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलार रही हैं, और अपने को यो असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं अचानक से अकेले में लज्जा जाती हूँ। मैंने सुशांत को भी एक बार यह बात बताई थी, तो वह खूब हंसा था मेरी इस वाक्य पर, और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं तो पूरी की पूरी पागल हूँ, निरी मूर्ख हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ही ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूँ, ऐसा ही होगा। मैं जानती हूँ सुशांत का यूँ बार बार अनजाने में निरंजन का नाम लेना। मैं जानती थी कि उसके मन में भी कोई न कोई उथल पुथल तो ज़रूर है। सुशांत का मन निरंजन को लेकर जब तक सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निरंजन से नफ़रत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। और फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? वह तो मेरा बचपना होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, ज़रा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है, और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का ये दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। बस
यही तो होता है बचपने के प्यार का। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सब को भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। बचपन का प्यार ऐसे ही होता है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी, जिसने जीवन को एक साथ मिलकर एक बार में ही नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो सुशांत को पाते ही मैं निरंजन को पूरी तरह से भूल गई थी। उसकी याद भी मेरे मन में कभी भी नहीं आती और मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां अब गूंजने लगी मेरे तन और मन में। पर सुशांत है कि जब तब उसी की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है, अपना भी मन खराब करता है और साथ साथ मेरा भी। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त बिल्कुल नहीं है। उसे कैसे बताऊँ कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का और मेरे भविष्य की, मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र वही एक केंद्र है सुशांत, मेरे जीवन का एकमात्र केंद्र। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस की मित्रों की बातें करता रहता है, या फिर हम किसी और विषय पर जब भी बात करने लगते हैं, तब फिर इस सब का यह मतलब तो बिल्कुल भी नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। हम आपस में प्रेम ज़रूर करते हैं, भले बातें दूसरे की किया करें। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है और ज़्यादा स्थायी हो गया है। पर सुशांत को कैसे समझाऊं यह सब? वह तो समझने को तैयार ही नहीं। कैसे उसे समझाऊं कि निरंजन ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी बुरी तरह से तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला था। सारी दुनिया की भत्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझ अकेली को ही पीना पड़ा था। आखिर किस लिए? विश्वासघाती, नीच कहीं का, बस ऐसे ही शब्द निकलते हैं उसके लिए। और सुशांत सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोमल स्थान है। छी, बिल्कुल नहीं। मैं उससे नफ़रत करती हूँ, बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ उससे। और सच पूछो तो अपने को भाग्यशालिनी समझती हूँ कि मैं एक ऐसी व्यक्ति के चंगुल में फंसने में बच गई, जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सुशांत, कम से कम यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई भी बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यों आत्मसमर्पण करती भला? नहीं ना। तब तुम क्यों नहीं समझते कि मैं केवल तुम्हारी हूँ? तुम्हारे प्यार और आलिंगनों में अपने को यूं बिखेरने देती? तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को भी इन सब का अधिकार कभी भी नहीं देती, अकेले में भी नहीं, कभी नहीं। पर मैंने दिया है। क्या केवल इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ? विश्वास करो सुशांत, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निरंजन का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था और झूठ था। परसों मुझे कलकत्ता जाना है। बड़ा डर लग रहा है। कैसे होगा, क्या होगा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे और बहुत सारी बातें। मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो? सुशांत, तो कह रही हूँ कि तुम भी मेरे साथ वहाँ चलो, पर उसे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर और फिर मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू, न जाने कैसा होगा। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता है। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूँ अकेली घूम फिर भी लेती हूँ। तो सुशांत सोचता है
कि मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है इस बार। बार बार मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं सुशांत के साथ ही वहाँ रहने लगी हूँ। यह सब मुझे बेहद प्यारा लगने लगा है। कितनी सुंदर कल्पना है और कितनी मादक, पर कल्पना केवल कल्पना ही होती है। इंटरव्यू का भय मादकता से भरे हुए इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है एक ही मिनट में। काश सुशांत भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता, कितना संबल बढ़ता मेरा। कलकत्ता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र तरह के भय से मेरा मन बुरी तरह से कांप उठता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं नीलू को ढूंढती रहती हूँ, वह कहीं भी दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय मैं खिड़की में से ही यहाँ वहाँ स्टेशन पर आर पार सबको देख रही थी। दूर दूर तक नज़रें दौड़ाती हूँ। आखिर नीलू नहीं नज़र आई, पर एक कूली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश मैंने दे ही दिया। मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और ज़्यादा बढ़ जाती है और मैं बुरी तरह कांप जाती हूँ। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह से चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो नीलू खड़ी है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, उफ़, तूने तो मुझे डरा ही दिया। तुझे न देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर तक भी मैं कैसे पहुँचूँगी, और शहर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुँचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुए ठंडी ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। वह मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को एकटक देखती रहती हूँ। दूर दूर तक फैले हुए उगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और व्यवहार करती हुई अनेक नौकाओं को ध्यान से देखती रहती हूँ। बड़े बड़े जहाज़ों को एक साथ घूर रही हूँ। कितना सब अजनबी लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होने लगता है और इस सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस कर रही हूँ। कहाँ पटना और कहाँ कानपुर और कहाँ यह कलकत्ता। ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन तीनों में। मैंने तो आज तक कभी बहुत ज़्यादा बड़े शहर देखे ही नहीं हैं। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मैंने दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों नीलू, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है सच में सोच कर ही। अरे सब ठीक हो जाएगा। तू और डर, क्या बात है? हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। तुझे क्या डर लगने लगा? जिसने अपना सारा करियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरे? हो ही नहीं सकता। फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना में ही होंगे ना? जाती है कभी उनके पास भी या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी बस, उसके बाद वहाँ जाना नहीं हुआ। कभी कभी यूँ ही पत्र लिख देती हूँ, ज़्यादा कुछ बातें होती नहीं। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। चलो छोड़ो, मुझे ये प्रसंग कतई पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर भी बात करे। मैं मौन ही रहती हूँ और वह भी समझ गई, इसलिए उस बारे में उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। नीलू का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। वे होते तो कुछ मदद ही करते हमारे, पर फिर बाद में लगा चलो अच्छा ही है कि वो नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा ही प्यारा है। शाम को नीलू मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निरंजन दिखाई देता है। मैं सक पका कर नज़रें घुमा लेती हूँ। शायद मैं उसका सामना ही नहीं करना चाहती थी, पर वह हमारी मेज़ पर आ ही पहुँचता है। विवश होकर मुझे उसकी तरफ देखना ही पड़ता है और फिर नमस्कार भी करना पड़ता है। नीलू का परिचय भी उससे करवाना ही पड़ता है। नीलू पास की कुर्सी पर बैठने का
उसे निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है जैसे मेरी सांसें ही रुक जाएंगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? नीलू जवाब दे देती है। मैं देख रही हूँ निरंजन बहुत ज़्यादा बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह क्या नया शौक चराया है? उसका रंग स्याह पड़ गया है। वह काफ़ी दुबला भी लग रहा था। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। नीलू को बिट्टू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को ज़्यादा उतावली हो रही थी। शायद मैं निरंजन को अवॉइड करना चाहती थी। कॉफ़ी हाउस से धर्मतला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ साथ आता है। नीलू उससे लगातार बातें कर रही है, मानो वह नीलू का ही मित्र हो। नीलू अपना पता समझा देती है उसे और वह दूसरे दिन सवेरे 9 बजे आने का वायदा करके वहाँ से चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निरंजन का यूँ मिलना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने एक साथ खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निरंजन। लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा बेचारे को। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों न हो, पर मैं जानती हूँ यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन इसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? मैंने तो नहीं कहा था। उसने अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था, खुद को खुश करने के लिए। एकाएक ही मेरा मन कटु हो जाता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया? आज भी क्यों मैं मिली उससे, क्यों मैंने उससे बात की? मुझे खुद पर अब गुस्सा आ रहा था। जब वह मेज़ के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने गुस्से में कह दिया कि माफ़ कीजिए, क्या मैं आपको पहचानती हूँ? ज़रा उसका खिसियाना तो देखती, कैसे फेस करता था हमको। वह कल भी आएगा। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं उससे नफ़रत करती हूँ और उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक पल के लिए भी नहीं। अच्छा है, आ जाए कल। मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं सुशांत से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ अच्छी तरह से भूल चुकी हूँ और यह भी साफ साफ बता दूंगी कि मैं उसे घृणा करती हूँ और उसे ज़िंदगी में कभी भी किसी भी सूरत में माफ़ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ न जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निरंजन ने विवाह क्यों नहीं किया? करे भी ना करे, तुझे क्या? मुझे क्यों यह सब सोचना है? क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। सुशांत, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ कलकत्ता चलो, पर तुम नहीं आए। आज यहाँ तुम होते मेरे साथ तो कितना सही होता। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? नौकरी पाना इतना ज़्यादा मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। नीलू कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं और यहाँ तो 300 का जॉब है। मतलब सिर से लेकर चोटी तक पूरा जोर लगाना पड़ेगा। निरंजन सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है भला? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही रहेगा। पर क्यों? आखिर क्यों? मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी मदद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास बिल्कुल न आए। 8:45 बजे के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल बाहर फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निरंजन टहल रहा था। वही लंबे बाल, वही कुर्ता पैजामा। तो वह समय से पहले ही आ गया था। चलो ठीक है, सुशांत होता तो 11 के पहले भी नहीं पहुंचता।
समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं था, पर क्या कर सकते हैं, हर किसी का अपना स्वभाव है। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो गया, और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी थी। न जाने क्यों मैंने उसे कलकत्ता आने का अपना मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ उसे सुनकर। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारियां प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी उसने वहीं बैठे बैठे ही बना डाली। बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि आज वह अपने ऑफिस में नहीं आएगा, वरन पूरा दिन वह मेरे साथ ही रहेगा। विचित्र स्थिति हो रही थी मेरी तो, ना करने का कोई बहाना भी नहीं था। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पा रही थी और नकार भी नहीं कर पा रही थी। करूं तो आखिर करूं क्या। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि सुशांत की बात बता दूं, पर मैं बता नहीं सकी। सोचा कहीं वह सुनकर यह दिलचस्पी लेना कम न कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो सुशांत कितना ज़्यादा प्रसन्न होगा। हमारे वैवाहिक जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख से बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं, मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस वहीं पर खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक मुझे लगता है कि इस समय सुशांत होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती, और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता? बिल्कुल नहीं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। यंत्र चलित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं और मैं उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी हूँ, और वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी वहीं पर खड़ी हुई उसे देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि सुशांत के लाए हुए फूलों को मैं निहारती रहती हूँ और उन्हें निहारते निहारते ही सोती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं हैं तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं सुशांत, तुम इस समय क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए किसी ने बाहों में भरकर मुझे प्यार तक नहीं किया। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया है। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए थे वैसे और उतने अच्छे मैंने नहीं दिए थे, पर निरंजन ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ यह सब निरंजन की वजह से ही हुआ है। ढलते सूरज की धूप निरंजन के बाएं गाल पर पड़ रही थी और उसका चेहरा काफ़ी कांतिमय लग रहा था, और सामने बैठा निरंजन इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह काफ़ी प्रसन्न है। वह कभी कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों के एहसान लिए। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है, इसलिए अनजाने में ही वह मेरी सब मदद कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे हमेशा के लिए क्षमा कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। या जो कुछ उसने किया है उसे ज़िंदगी भर के लिए भूल जाऊंगी? असंभव, कभी नहीं। मैं कल ही उसे सुशांत की बात बता दूंगी, फिर उसे जो सोचना है सोचे बैठकर। आज तो मैं इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैंने उसके मुंह से सुनती हूँ। न जाने अब आगे क्या होगा। मैं नीलू की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भी बिट्टू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को हम दोनों से काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब क्या करूं? उसके साथ जाऊं या नहीं? फिर भी मैं मना नहीं कर पाती।
अंदर जाकर मैं तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निरंजन को नीला रंग बहुत पसंद है, उसका फेवरेट कलर है। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ। किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? क्या यह निरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निरंजन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत जच रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपट्टियाँ सुर्ख हो जाती हैं। मैं चुपचाप ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी और मैं सुनना भी नहीं चाहती थी। यह सदा चुप रहने वाला निरंजन बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की ज़रा भी आदत नहीं है, कम से कम सुशांत से तो बिल्कुल भी नहीं। सुशांत न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है और ना ही ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार भी है और यह बिना अधिकार ऐसी बातें कर रहा है। न जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज़ नहीं हो पाती हूँ। शायद मेरी ही गलती है, बल्कि एक पुलकमय सिमरन महसूस करती हूँ जो कि सरासर गलत है। सच, सुशांत के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन हमेशा से तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की है, एक बार भी नहीं। पिछले 2.5 साल से मैं सुशांत के साथ रह रही हूँ। रोज़ ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशांत का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना है। इन बातों पर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता, कभी भी नहीं। ये देखकर भी जैसे यह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निरंजन से यह बात क्यों कही? बिल्कुल नहीं। उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं है? जाने कैसी मजबूरी है, कैसी विवशता है कि इस बात का जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ, कम से कम खुद को तो बिल्कुल नहीं। निश्चय मत तक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे सुशांत की बात ज़रूर बता दूँगी, ज़रूर। स्काई रूम। निरंजन टैक्सी वाले को आदेश देता है और टैक्सी आगे बढ़ जाती है। टन की घंटी के साथ ही मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निरंजन बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से कोने में बैठ जाता है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श बिल्कुल भी ना हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफरा रहा था। वह उसे हटाता बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है ये रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ। आज भी मैं सुशांत की बात नहीं कह पाती, पता नहीं क्यों, पर मैं चुप थी, चाहकर भी नहीं कह पाती। अपनी इस व्यवस्था पर मुझे बड़ी ही खीज आ रही है, बड़ा गुस्सा आ रहा है, पर मेरा मुंह खुलता ही नहीं। मैं आखिर क्या करूं? मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूं, और वाकई अपराध ही तो है। फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी। पर यह निरंजन कुछ क्यों नहीं बोलता? कुछ तो कहे, आखिर कुछ तो। उसका यूं कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे सुशांत की याद आने लगती है। कितना फ़र्क है दोनों में। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूँ सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं, पर जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन अब तरस रहा था। बुरी तरह से ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निरंजन बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूं? अपने मन को कैसे समझाऊं?
जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूँ। अनुचित या उचित, मुझे कुछ भी पता नहीं, अवांछित दिशाओं की ओर। जब अचानक से टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौट आती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से नीचे उतर पड़ती हूँ, मानो अंदर निरंजन मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अरे अरे मैडम, इधर से उतरना चाहिए आपको। ड्राइवर ने मुझे ज़रा हैरान होकर देखा। टैक्सी वाला कहता है तो मुझे अपनी गलती का भान होता है। उधर निरंजन खड़ा है और इधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे ही देने चाहिए थी, पर अब क्या हो सकता है। टैक्सी वाला तो चला गया और मैं वहीं खड़ी थी चुपचाप। अब हम दोनों अंदर चले जाते हैं होटल में। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी और रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचाकर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो। मेरा मन मुझे कचोट रहा था और कोई मुझे पकड़ न ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? पता नहीं। आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बैरा कोल्ड कॉफ़ी के ग्लासेस और खाने के कुछ सामान रख जाता है। मेरे लिए सब कुछ नया नया सा है। मुझे बार बार लगता है कि निरंजन कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस कर रही हूँ। वह जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का। वह सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है, पर जताना नहीं चाहता। 3 दिन साथ रहकर भी हमने अपना पुराना प्रेम प्रसंग को बिल्कुल नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों में अब तक छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही वह कोई बात ज़रूर करेगा। न आए यह कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया था, उसे उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में भी नहीं है। हम दोनों ने कोई भी बात जुबान पर बिल्कुल नहीं ला सका। जो संबंध टूट गए सो टूट गए, अब उन पर बातें कौन करे। मैं तो कभी नहीं करूँगी, पर उसे तो करना चाहिए। तोड़ा उसी ने था ना, बात भी वही आरंभ करे। मैं क्यों करूं? और मुझे क्या पड़ी है भला? मेरे पास तो सुशांत है। मैं तो जल्दी ही सुशांत से विवाह करने वाली हूँ। क्यों नहीं मैं इसे अभी सुशांत की बात बता देती? न जाने कैसी व्यवस्था है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। न जाने मुझे क्या हुआ है। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ। न जाने किस बात का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। फिर वही मौन। खाने में मेरा ज़रा भी मन नहीं लग रहा है, पर यंत्र चलित सी मैं चुपचाप खाना खा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। फिर मुझे लगता है कि उसके होंठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए उंगलियाँ काँप रही हैं। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, हिना, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं कह सकूँगी कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकती? मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफ़ी भी पी ली तो यह मत समझना कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात को भूल गई हूँ। बिल्कुल नहीं। और एकाएक ही पिछला सारा का सारा सब कुछ मेरी आँखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या? असहाय, अपमानजनक पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती मुझे? मेरे सामने तो
पटना में गुजारी हुई सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समीप बैठे मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे, केवल एक दूसरे के सानिध्य में। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते बूझते भी एक दूसरे के लिए अनजान बने बैठे थे। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे, एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्महत्या के ये क्षण अनकहे ही रहने दो हिना, बस चुप रहो। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन क्षणों से गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं, पर कॉफ़ी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं। मेरा यह विरोध मेरे ज़ुबान पर बिल्कुल भी नहीं आता और केवल हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निरंजन मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर ऐसा अवसर बिल्कुल नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान है, पर फिर निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ और फिर वही मौन, वही दूरी। पर न जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निरंजन मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ज़्यादा निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निरंजन मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं ज़रा भी बुरा नहीं मानूंगी, ज़रा भी नहीं। पर वह कुछ करता भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। सोते समय रोज़ की तरह मैं आज भी सुशांत का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर ऐसा होता नहीं, पता नहीं क्यों। पर निरंजन है कि बार बार सुशांत की आकृति को हटाकर खुद वहाँ स्वयं आकर खड़ा होता है। मैं बड़े ही धर्म संकट में हूँ, अपनी मजबूरी पर मैं बार बार खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। कुछ तो बता देती उसे सुशांत के बारे में। शाम को मुझे निरंजन अपने साथ लेकर गया था। पानी के किनारे हम घास पर बैठे गए थे। कुछ दूर पर काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ ही आ जाओगी ना? उसने एकाएक मुझसे पूछा। मेरी ओर देखकर उसने कहा था, हाँ, अब तो नौकरी भी मिल गई, यहीं आ जाऊंगी। नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही थी, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, मैंने न जाने क्यों उससे यह कह दिया। बड़ा ही सपाट उत्तर दिया मैंने। कुछ तो है, कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती नौकरी के बाद मैं सुशांत से विवाह करूंगी। मैं सुशांत से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। क्या कह पाएगा? वह बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा, पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती हैं। न जाने क्या चाहती हूँ मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते? कुछ तो कहो निरंजन, कुछ तो कहो। पर आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया सो हो गया, उसे भूलकर
तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निरंजन, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। अगली पिछली बातें सब भुला दूंगी, ज़रा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निरंजन? इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो, फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ कि शायद अब कुछ सुनाई दे, पर तुम्हारी नज़र तो लेक के पानी पर ही जमी हुई है, शांत और मौन। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाए, पर अनबूझे नहीं रह सकते। तुम चाहे न कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझे ही प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो ना? सच कहो, यही सोच रहे हो ना? पर तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी हिना तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत ना करनी पड़े। गलती तो मेरी ही है, न जाने क्या चाह रही हूँ मैं। लगता है रात आधी से भी अधिक ढल गई है। मन में उत्कष्ट अभिलाषा होते हुए भी निरंजन की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था तुम स्टेशन पर मत आना। नीलू आई थी पर गाड़ी पर बैठा कर ही चली गई, या कहूँ कि मैंने ज़बरदस्ती ही उसे भेज दिया था। मैं जानती थी कि तुम ज़रूर आओगे और मैं मन से तुम्हारा इंतज़ार भी कर रही थी, और मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निरंजन आएगा और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली ही रहना चाहती थी। इसीलिए जानबूझकर नीलू को भेज दिया था। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी ही व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निरंजन आ ही रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना ही चाहिए था कि मैं उसकी प्रतीक्षा में यहाँ बाहर ही खड़ी हूँ, अंदर सीट पर नहीं बैठी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ, आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगा था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे आकर दरवाजे पर वहीं पर मिल गया और यहाँ सी ऑफ करने आ पहुँचा था। मन करता है कुछ ऐसा करूं जिससे उसकी सारी थकावट दूर हो जाए, पर क्या करूं? आखिर मैं कर ही क्या सकती हूँ? हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई? वह अंदर झांकते हुए पूछता है। हाँ मिल गई, विंडो सीट है। पानी वानी तो है ना? हाँ है, ले लिया है मैंने। और खाना वगैरह भी ले लिया? हाँ ले लिया। बिस्तर फैला लिया? मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कुछ कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता? कुछ तो कह दे। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता वह? आज भीड़ विशेष नहीं है, वैसे काफ़ी भीड़ होती है। चारों ओर नज़र दौड़ाकर वह कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नज़र मेरी बार बार घड़ी की तरफ ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आखिरी मौका चला जा रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नज़रें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी ही असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम चढ़ा दो ना। और फिर धीरे धीरे मैं खुद ही चढ़ जाती हूँ, और कोई चारा भी नहीं था। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर।
जाकर पहुंचने की खबर दे देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तुम्हें सूचना ज़रूर दे दूंगा। नौकरी के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी और फिर से सीटी। मेरी आंखें छलछला आती हैं। शायद इस बार मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है कि चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निरंजन, सब समझ गई। तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने सब कुछ कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निरंजन को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी के गति पकड़ते ही हम दोनों का हाथ छूट जाता है। वह हाथ को ज़रा सा दबाकर अब छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मुंद जाती हैं। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। बाकी सब कुछ झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भर आँखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ लगातार देखती रहती हूँ। सारी आकृतियाँ धुंधली सी दिखाई देती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निरंजन के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियाँ ही दिखाई देती हैं। केवल जगमगाती हुई बत्तियाँ। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती हैं और फिर पीछे छूट जाती हैं। मुझे लगता है कि ये दैत्याकार ट्रेन मुझे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर जाकर चुपचाप से लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने सुशांत का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उससे क्या कहूँगी, भला क्या कहूँगी मैं। इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात बता दूँगी। कहूँगी, सुशांत, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं हमेशा के लिए भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास मुझे कलकत्ता में निरंजन से मिलकर हुआ। उससे पहले बिल्कुल भी एहसास नहीं था। याद आता है तुम निरंजन को लेकर सदैव संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना सुशांत, 2.5 साल मैं स्वयं भ्रम में थी। मैं तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के, छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निरंजन को ही प्यार करती हूँ और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे कर सकती हूँ भला। आज पहली बार, ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ ही स्पष्ट हो गया मेरी आँखों के आगे। और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूँ तो भी झूठ नहीं बोल सकती। सुशांत, आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निरंजन को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। शायद मुझे उस वक्त किसी का सहारा ही चाहिए था। सारा संसार मुझे वीरान नज़र आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया था। मेरा मुरझाया मरा हुआ मन हरा हो उठा था।
मैं कृत्य कृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य प्यार और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या फिर मादकता का अनुभव कभी नहीं किया। सोचती हूँ निरंजन के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने केवल उसी की पूर्ति की है। शायद ये प्यार नहीं था, मेरी तरफ से शायद नहीं था, तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो सुशांत, और लौट जाओ अपनी ज़िंदगी में। तुम्हें मुझ जैसी अनेक मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, केवल भरमाने का प्रयास मात्र होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती हैं जो मैं सुशांत से कहूँगी। कह सकूँगी यह सब? मुझे नहीं पता, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती मैं। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय भला कब तक करती रहूं मैं, और क्यों? छी, मैं नहीं जानती। यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। कानपुर लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं, कुछ फूल झड़कर ज़मीन पर इधर उधर भी बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो ज़मीन पर वही बिखरे हुए फूलों को अपने कदमों तले पाती हूँ। वहाँ ज़मीन पर एक लिफाफा दिखाई देता है, सुशांत की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था उसमें। हिना, तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ। 5-6 दिन में मैं वापस लौट आऊँगा। मेरा इंतज़ार करना जब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूँ कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारी नौकरी के बारे में मुझे ज़रूर बताना। तुम्हारा सुशांत। मेरे मुंह से एक लंबा निश्वास निकल जाता है। लगता है एक बड़ा बोझ हट गया मेरे दिल से। इस अवधि में तो मैं अपने को अच्छी तरह से तैयार ही कर लूँगी उसको जवाब देने के लिए। नहा धोकर सबसे पहले मैं निरंजन को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुए थी, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैंने पत्रों में सब कुछ स्पष्ट लिख दिया। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूँ। मैं लिखना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर लिख नहीं पाई। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि उसकी इस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता? बिल्कुल नहीं, मुझे अब क्रोध बिल्कुल नहीं। लौटी हूँ तब से न जाने कैसे रंगीनी और मादकता मेरी आँखों के आगे छाई है। केवल उसी की याद में रहती हूँ। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करके जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़र सूने पड़े हुए फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदल कर चुपचाप सो जाती हूँ। आज निरंजन को पत्र लिखे हुए 5वां दिन हो गया है। अब तक उसका कोई भी जवाब नहीं आया है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाकें निकल गईं। जाने कैसा सूना सूना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही ये उत्तर? क्यों नहीं उसने उत्तर नहीं दिया मुझे अब तक? कैसे समय गुजारूं मैं? कैसे उस पल का इंतज़ार करूं मैं?
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने सुशांत की प्रतीक्षा की है। क्या आज भी मैं सुशांत की ही प्रतीक्षा कर रही हूँ? पता नहीं, या मैं निरंजन के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे तो अपने मन की कोई था ही नहीं, शायद किसी की भी नहीं। मुझे कोई भी उत्तर सही नहीं लग रहा, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य सी कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज़ ही तो सुशांत के साथ मैं घूमने निकल जाया करती थी। आज भी मेरा वही मन कर रहा है कि बाहर घूमने के लिए निकल जाऊं। यहीं अगर बैठी रही तो मेरा दम ही घुट जाएगा। किसी तरह हिम्मत करके कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधल का मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश्य सी चलती रहती हूँ, सीधे सरल रास्ते पर आखिर कब तक यूं भटकती रहूं? हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही गोयल साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है मुझे। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। नीलू का तार था। मेरी नियुक्ति हो गई है। बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि मैं खुश भी नहीं हो पाती। न जाने किस चीज़ का इंतज़ार है मुझे। यह खबर तो निरंजन भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मेरे मन में आता है। क्या जो कुछ मैं सोच गई और पीछे वहाँ कुछ भी नहीं था, वह निरा भ्रम ही था मेरा, मात्र मेरी कल्पना या मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूँ भला, जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था अपने स्पर्श के साथ, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। मुझे कलकत्ता की बातें फिर से याद आने लगी। लेक पर बिताए उन मधुर क्षणों को भला भ्रम कैसे मान लूँ, जहाँ उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा मुझे भला? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या मैं उसका पत्र का इंतज़ार करूं? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए है? तभी सामने की घड़ी में टन टन करते 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। ये सुशांत की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे सुशांत की याद दिला रही है। फहराते ये हरे पर्दे, ये हरी बुक रैक, ये टेबल, ये फूलदान, सभी तो सुशांत के ही लाए हुए हैं। कितना ध्यान करता है सुशांत मेरा। मेज़ पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे हुए सूत्रों को समेटकर मैं फिर से पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक ज़्यादा बढ़ा देता है और मैं कस कर आँखें मूंद लेती हूँ, जैसे सच्चाई से भाग रही हूँ। एक बार फिर मेरी आँखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निरंजन की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी यहाँ बैठे हुए अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ। वह कितना भी छुपाए पर छुप नहीं सकता। कुछ भी ना कह पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए हुए और दूसरे हाथ से उंगलियों को बालों में उलझाए हुए निरंजन वहीं पर बैठा है। वही मजबूरी, वही विवशता और वही घुटन लिए हुए।
वह चाहता है पर जिसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस काँप कर रह जाता है। ओह, यह सब क्या हो रहा है? लगता है उसकी घुटन उसे सांस लेने नहीं देगी। उसकी घुटन मेरा दम घोट कर ही रख देगी। मैं एकाएक ही आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, वही पर्दे, वही मेज़, वही घड़ी। आखिर आज निरंजन का पत्र आ ही गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र, ये भी लिखने की भला क्या ज़रूरत थी? प्रिय हीना, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी तार तो मिल ही गया होगा। मैं जानता हूँ, मैंने कल ही नीलू जी को फ़ोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि वे तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी आपको जल्दी ही सूचना मिल जाएगी। आपको नौकरी मिलने की खुशी में मेरी ओर से इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया और तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। शेष फिर। शुभेच्छा निरंजन। इतना छोटा पत्र, बस। धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आँखों के आगे लुप्त होते जा रहे थे। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अपने मन की सारी बातें? और लिखेगा भी क्या? मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए हुए मुस्कुराता हुआ सामने सुशांत खड़ा है। मैं अचानक से न जाने क्यों बहुत ज़्यादा खुश हो गई। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौट आती है और मैं विक्षिप्त सी दौड़कर उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे सुशांत? कहाँ चले गए थे तुम? उसे देखते ही न जाने क्यों अनायास ही मेरा स्वर टूट जाता है और मेरी आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? चलो मारो भी गोली काम को। नहीं मिला तो ना सही, तुम क्यों इतनी परेशान हो गई हो उसके लिए? यह भी कोई बात हुई भला? छोड़ दो सारी बातें, पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। मैं अपने व्यवहार पर पूरी तरह से शर्मिंदा थी और बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है और कसती ही जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर सुशांत के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। यह सब झूठ था, मिथ्या था और भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिक्षण। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। याद से कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।